नमस्कार, इंडिया डेली दिख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं गीतू चौहान और बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ये बड़ी खबर, दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक, सेंट्रल दुबई में तेज धमाके की आवाज। तो दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ये अटैक हुआ, ये हमला हुआ है और तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है। दुबई में फाइनेंशियल स्टेट पर ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी, ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई है। दुबई के आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। बुर्ज खलीफा के पास ये अटैक किया गया है। दुबई में फाइनेंशियल स्टेट पर ड्रोन अटैक हुआ, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। सेंट्रल दुबई बताया जा रहा है जहां पर ये अटैक हुआ है। और देखिए, बुर्ज खलीफा के पास हमला हुआ है। दुबई में फाइनेंशियल स्टेट पर ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर यह हमला हुआ है। तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करें। दुबई में किस तरीके से यहाँ पर टारगेट किया गया है और काफी दूर तक इसकी जो आवाज है वो सुनाई दी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दुबई में अटैक हुआ है, बिल्कुल ड्रोन हमले से। बिल्कुल, और ड्रोन हमले के बाद भीषण तबाही देखने को मिली है। आग यहां पर लग गई है। तस्वीर आप देखें किस तरीके से दुबई में ड्रोन अटैक किया गया है ईरान की तरफ से और आसमान में धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। आग यहां पर लग गई है। लगातार दुबई को टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से और ऐसे में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं बुर्ज खलीफा के पास की तस्वीरें जहां पर ये भयानक आग लगी है। और इस बीच ईरान की सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ी खबर बताते चले। सत्ता परिवर्तन को लेकर ईरान से अपडेट आ रहा है। ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाई जा रही है। ईरान की सत्ता परिवर्तन को लेकर ये बड़ी खबर, ईरान की सत्ता परिवर्तन को लेकर ये जानकारी कि ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो देखिए, अमेरिका की शुरू से ही ये कोशिश थी कि सत्ता परिवर्तन हो और अपने हिसाब से वहां की सरकार हो, पपेट सरकार हो, जिसे वो अपने हिसाब से चला पाए। लेकिन अभी बड़ी जानकारी मिल रही है जो कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल लगातार बना हुआ है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कर्नल एस के मालिक जी, कर्नल संजीत सिरोही जी और साथ ही हमारी सहयोगी किरण भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई है। पहले अपडेट्स के लिए हम किरण का रुख कर लेते हैं। किरण, कोई जानकारी आपके पास है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर 40 देश भी इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना है? बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा यहाँ पर कि जो आसपास के जितने देश है या फिर ये कहें कि इस युद्ध से जो है अब पूरी दुनिया अछूती नहीं है और हर जो है संकट का दौर है। इन सब के बीच में गीतू एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है ईरान से जंग के बीच में। देखिए, यूएस का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका का KC-135 एयरक्राफ्ट है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसके साथ ही देखिए ये बड़ी खबर है और यूएस के लिए बहुत बड़ा झटका है एक तरह से, क्योंकि अब समझ सकते हैं यूएस के एयरक्राफ्ट का यहाँ पर क्रैश होना, दुर्घटनाग्रस्त होना। अगर वाकई ये दुर्घटना है तो चीजों को समझा जा सकता है, लेकिन अगर ईरान की तरफ से किसी ड्रोन या मिसाइल से अटैक करके इसको क्रैश कराया गया है, इसको ध्वस्त किया गया है, नेस्तनाबूद किया गया है, तो आप समझिए ईरान किस तरह से जो है अमेरिका को लगातार यहाँ पर अपने घेरे में ले रहा है। हमले लगातार जारी है और आपको ये भी बता देगी तो और मोनिका कि ईरान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक सीज फायर नहीं होगा। और इसी के साथ ये भी कहा गया कि अमेरिका को माफी मांगनी होगी अपनी गलती के लिए और ये भी कह दिया गया था कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, आप युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं, अंत हम यहाँ पर करेंगे। और अब यही करो या मरो वाली स्थिति में ईरान है यहाँ पर। और ये बड़ी बात है कैप्टन वीएन झा जी की, डू और डाई। क्या ईरान के सामने वाकई यही सिचुएशन है और इसी पर वो काम कर रहा है? जी हाँ, ईरान के सामने में बिल्कुल यही स्थिति है, क्योंकि आज के दिन में ईरान को अपनी रक्षा करने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं बचा है। उसका जो एयर स्पेस है बिल्कुल वल्नरेबल है और जब भी चाहे इसराइल के एयरक्राफ्ट हों चाहे अमेरिका के एयरक्राफ्ट हों, जब भी चाहते हैं वो मनमाने रूप से बमबारी करते हैं। और अब तो कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जो कि बड़ा स्ट्रेटेजिकली या टैक्टिकली इंपॉर्टेंट हो। अब तो वो छोटे छोटे बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। और आपने जो भी खबर दी है कि KC-135 विमान गिरा, ये इसी के लिए मैंने आपको कहा था, ये
विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। माना जाता है कि इराक में आज के दिन में लगभग आधे दर्जन हिजबुल्लाह के फॉर्मेशंस हैं, जिसमें कि कताब हिजबुल्लाह जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और उसी ने रिजॉल्व लिया था कि वो अमेरिकी इंटरेस्ट को इराक में ख़त्म कर देगा, और उनका साठगांठ आईसिस से भी है। तो ये जो अभी एक ही नहीं, दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, एक तो क्रैश हो गया है और दूसरा डैमेज के स्थिति में इमरजेंसी लैंडिंग किया जाके इसराइल में। ये दो विमानों पे अटैक हुआ है। माना जाता है कि यही किताब हिजबुल्लाह ने अपने अपने जो उनके छोटे छोटे मिसाइल्स हैं उससे उसके ऊपर में अटैक किया हुआ है। समझेंगे कि इस पर अमेरिका रिएक्ट कैसे करेगा। एक बार किरण का रुख कर लेते हैं। किरण, ओवर टू यू। बिल्कुल मोनिका, बड़ी खबर आ रही है। हमने ये खबर जो है वो कल ही दिखाई थी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, और देखिए ये अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो ईरान के स्कूल पर बच्चों के ऊपर में बमबारी की गई थी उसमें अमेरिका की गलती शुरुआती जांच में। लेकिन अब उसको लेकर के जो अमेरिकी सांसद है वोर्नोक जॉर्जिया, उन्होंने जवाबदेही की मांग की है और ये कहा है कि बच्चों की मौत को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और ऐसे में डेमोक्रेट पार्टी से सांसद पादरी भी जो है वोर्नोक जॉर्जिया है और उन्होंने इसकी मांग यहां पर जो है वो कर डाली है मोनिका। और आप समझिए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं। और जिस बात को हमारे जो गेस्ट है वो कह रहे भी थे कि KC-135 जिसको यहां पर दुर्घटनाग्रस्त, और वाकई ये दुर्घटनाग्रस्त थी। और समझिए ये रिफ्यूलिंग विमान है, यानी कि रिफ्यूलिंग विमान को अगर यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है, ईरान ने हमले में जो है मार गिराया है, तो आप समझिए अब कितने बड़े संकट में यूएस यहां पर आएगा। और ऐसे में अब जब अमेरिकी सांसद वोर्नोक की तरफ से जवाबदेही की मांग की गई है तो आवाज अब उठना लाजमी है कि आपने युद्ध में जो एक नॉर्म्स होता है, कि रूल्स होते हैं, एक नैतिकता होती है, उसी के आधार पर जो युद्ध है वो लड़ा जाता है। लेकिन सारी जो है ताक पर रखती हुई दिखाई दे रही है किरण, और किसी कोई नैतिकता नजर आ ही नहीं रही है। एसके मलिक साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं, नैतिकता बची कहां है? और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति को लेकर क्या आपका रिएक्शन रहेगा? मोनिका सिंह जी, ये नैतिकता शब्द आज के समय में ना बड़ा हास्यास्पद पर लगता है। Agreed. ये नैतिकता कहाँ थी जब अकेले रूस के खिलाफ पूरा नेटो तैयार हो गया, पूरा नेटो उनको सप्लाई कर रहा है, पूरी ऑक्सीजन नेटो और यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका पीछे से अपना बिजनेस बना रहा है, पूरे हथियार बेचे जा रहे हैं नेटो के थ्रू, और जबरदस्ती करके पूरे नेटो कंट्रीज का डिफेंस बजट इसलिए बढ़वाया गया कि आप लोगों को मैं ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा, आप मेरे हथियार खरीदिए और हथियार खरीद के आगे सप्लाई कीजिए। ये नैतिकता उस दिन कहां थी जब अमेरिका ने अपनी गंदी नजर यूक्रेन के एनर्जी रिसोर्सेज पर डाली थी। देखिए गेम गंदा है, लेकिन इस गेम के तहत ये चल रहा है, हमें वास्तविकता इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। पूरा जियोपॉलिटिक्स में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। मैम चीन को देख लीजिए, अभी आज चीन बैठा हुआ है क्योंकि चीन एक चालाक और चतुर कंट्री है। वो कभी भी ऐसे एक्टिव ऑपरेशंस में उलझा के अपने आप को नहीं करना पड़ेगा। पर देखा जाए हिट तो चाइना को किया जा रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि सबसे पहले वेनेजुएला पर चोट इसलिए की गई थी कि वहां से लोकल करेंसी में वेनेजुएला का मैक्सिमम चीन की रिक्वायरमेंट का व्यापार वहां से हो रहा था, और चीन ने जो लोन लिए हुए थे वेनेजुएला को, उनके खिलाफ एक तरह से देखा जाए बहुत सारा ऑयल उनको उसके एवज में दिया जा रहा था। अब आता हूं, अभी चीन ने जो टैरिफ के खिलाफ स्टैंड लिया था, ईरान पर हिट करने से चीन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि चीन की एनर्जी रिक्वायरमेंट की इतनी बड़ी बहुत हाई परसेंटेज यहां से होके जा रही है। अभी अमेरिका अपने आप को इस स्थिति में पाता है तो अमेरिका का उद्देश्य दूसरा है, इजराइल का दूसरा है। नहीं, लेकिन मलिक सर मेरा एक सवाल यहीं पर इसी पे, आपने कहा है चीन को हिट, लेकिन चीन ने पूरी दुनिया इससे अछूती नहीं है, पूरी दुनिया में हाहाकार है। अब ऐसे में अमेरिका से तो सवाल पूछा ही जाएगा कि आखिरकार आपने हम सबको इस युद्ध में क्यों झोंक दिया, आखिरकार आपने क्यों नहीं हिसाब लगाया जिस बात की धमकी लगातार अली खामनेई दे रहे थे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, हम पूरी दुनिया को जला करके रख देंगे, इस आग में केवल हम नहीं जलेंगे। क्या नहीं लग रहा है कि सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सिर्फ चीन को आहत नहीं बल्कि सबके लिए किया? और इस बीच में मलिक साहब मैं आऊं आपके पास, इसका जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है मोनिका गीतू यहां पर, और बड़ी खबर है लेबनान से, जहां पर बेरूत पर जोरदार हमला किया गया। ये जोरदार धमाका हुआ है, लेबनान की राजधानी है बेरूत, जहां पर देखिए ये जोरदार धमाका इजरायली हमलों से दहल उठा है। बेरूत और दक्षिणी इलाकों में इमारतें
तबाह हो चुकी है और देखिए हजारों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इसी नैतिकता की हम बात कर रहे थे लेकिन मोनिका, लेकिन समझिए युद्ध में हर कोई और खासतौर से इंसानियत मानी जाती है और वही तस्वीर अब निकल करके सामने आ रही है। अब देखिए कि कतर ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है, आप निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले क्या था, आप सहयोगी देश थे और आपने समर्थन यहां पर कर दिया था, लेकिन अब कतर देखिए इजरायली हमले की निंदा करता है, यानी कि ईरान की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर मुझे लग रहा है बाकी देशों का यहां पर। ओवर टू यू मोनिका। और लगातार हम देख रहे हैं कि लेबनान की राजधानी बैरूत में जिस तरह से जोरदार हमले हुए हैं, इजरायली हमलों से किस तरह के हालात बने हुए हैं, दहल उठा है बैरूत। ये तस्वीरें देखिए, ये जो हमले किए गए हैं, बैरूत का ये इलाका किस तरह से दहल उठा है, हजारों लोग अब घर छोड़ने को मजबूर हो गए। मोनिका बिल्कुल, देखिए दक्षिणी इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये जो इमारतें हैं ये तबाह हुई है, उसका इम्पैक्ट देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है, मजबूर हो गए। कतर ने हालांकि इजरायली हमले की निंदा की और इन सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि अब अपने जो सहयोगी देश आप समझिए या फिर वो देश जो कि जिन्होंने एक साइड नहीं ली हुई थी वो अब कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन अब जो है इतने वक्त बाद क्या ये निंदा करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहाँ पर सिरोही साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अभी जो ये युद्ध की सिचुएशन है, ये 13वां दिन जो है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी अमेरिका की क्या स्थिति है और जैसे कतर ने यहाँ पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है, इसे किस तरह से देखें? देखिए मोनिका जी, आप जो है ये 14वां दिन है आज, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो लैंग्वेज है उसमें कितना चेंज आया है। पहले वो कितने ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे और आप पिछले 2-3 दिन से उनकी लैंग्वेज को देखिए, वो बार बार ये कह रहे हैं हम लड़ाई जीत चुके, हम तो पहले 1 घंटे में लड़ाई जीत चुके थे और जो है हम कभी भी जो है लड़ाई को बंद कर सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब जो है एक कोई बहाना नहीं मिल रहा निकलने का, वो निकलना चाहते हैं। उनके ऊपर बहुत डोमेस्टिक प्रेशर है, उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, उनको पता लग गया है कि जो उन्होंने सोचा था भी उन पर ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है सवाल पूछकर। सिरोही सर आप बने रहिएगा और भी आपसे सवाल जवाब होंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, किरण के पास जानकारी है। किरण। बिल्कुल गीतू, और देखिए युद्ध का दौर जारी है, 14वां दिन है जैसा कि सर ने भी अभी कहा यहाँ पर, और ऐसे में लगातार बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है और इजराइल ने देखे अब सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिया। अब तक ड्रोन से मिसाइलों से हमला हुआ करता था, लेकिन अब लेबनान में देखिए सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश जो है वो दे दिया गया है। देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी बताया है नेतन्याहू ने। और देखिए सेना का मकसद हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये सब जो है प्रॉक्सी वॉर के तौर पर ईरान हमेशा से जो है इन सब का सहयोग लेता था। अब के युद्ध में भी हिजबुल्लाह की बात कर ले, हूती की बात कर ले, हमास की बात कर ले मोनिका गीतू, तो अभी भी इनका समर्थन मिल रहा है। इजराइल पर लगातार हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, लेकिन अब देश की सुरक्षा के लिए नेतन्याहू ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया होगा। किरण, सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश तो दे दिया है, ऐसे में सिरोही सर ये समझना होगा कि सैन्य कार्रवाई जब शुरू होगी तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा? देखिए गीतू जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब को बहाना चाहिए लड़ने का, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन लड़ाई बंद हो गई, जिस दिन सीजफायर हो गया, उस दिन जो है बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जो करप्शन केसेस जो चल रहे हैं वो दोबारा खुल जाएंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जेनोसाइड का जो उनके ऊपर केस चल रहा है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगा। तो ये उनको बहाना चाहिए, पहले हमास को खत्म करते रहे, हमास में किसी तरीके से एक फ्रेजाइल सीजफायर करी, उसके बाद उनको लगा कि ये तो शांति हो रही है। तो जब बातचीत चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, तीसरी बातचीत दौर खत्म हो चुका था, चौथा बातचीत दौर शुरू होना था, उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैनिपुलेट करके जो हमला करा दिया। तो ये जो है इजराइल जो हमला कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर, सिरोही सर एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपने जो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को मैनिपुलेट करके जो है ये हमला करा दिया, क्या इतने इनोसेंट, क्या इतने इनोसेंट डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि बार बार हम देख रहे थे सिरोही सर कि किस तरह से जो है लगातार धमकियां ईरान को देते हुए, और परमाणु यानी कि न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में जो ईरान था, ये सबसे ज्यादा बात अगर किसी को खटक रही थी तो वो अमेरिका को थी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। बिल्कुल जी किरण जी, मैं आपकी बात से पूरा 100 क्या 200% सहमत हूँ। अमेरिका की रिक्वायरमेंट ये थी। अमेरिका रेजीम चेंज में अमेरिका ने शुरू में जो उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे, उसमें रेजीम चेंज नहीं थी, उसमें सिर्फ ये था कि किसी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोका जाए। लेकिन बीच में जो है बेंजामिन नेतन्याहू साहब
वहाँ व्हाइट हाउस गए, वहां से बातचीत करके आए। सिरोही साहब, आपको रुकने का अपडेट साझा करें, आपके पास लौटेंगे। देखिए, ईरान ने अमेरिका इसराइल को धमकी दे दी है, हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर पहले भारी पड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी, हम लोग का करारा जवाब देंगे। आरजीसी की तरफ से कहा गया, हम भी तेल गैस के ठिकानों पर हमला करेंगे। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। बिल्कुल, और ईरान ने अमेरिका इसराइल को धमकी दी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर पहले भारी पड़ेंगे तो हमलों का करारा जवाब देंगे। आईआरजीसी ने साफ कर दिया है, हम भी तेल गैस के ठिकानों पर हमला करेंगे। आईआरजीसी की तरफ से धमकी दी जा रही है। ईरान ने अमेरिका इजराइल को धमकी दे दी है कि हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर पहले भारी पड़ेंगे और इन हमलों का करारा जवाब भी दिया जाएगा। जहाँ साहब, जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई के बारे में इजराइल कह रहा है, वहीं अमेरिका की अगर स्थिति है वो अलग नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लग रहा है अमेरिका के लिए हो गया कि ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, और स्थिति बहुत ही गमगीन। ऑपोजिशन आप पर भारी पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी थू-थू हो रही है। और यहाँ पर ईरान की मैं अगर बात करूं तो ईरान भी लगातार यहाँ पर अपना जो एटीट्यूड है वो आतंकियों वाला वो बनाए हुए। देखिए, मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। मेरे ख्याल से 2020 का था, जबकि बीरूत में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें लगभग 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था, और आसपास ऐसा लग रहा था कि शायद न्यूक्लियर अटैक हुआ है। इतने एक्सप्लोसिव मटेरियल लेबनान में या बेरूत के आसपास में रहे हैं, और वो हिजबुल्लाह की कस्टडी में रहा है। इसलिए आप हिजबुल्लाह को आज के दिन में कम मत आंकिए। अब जो जिस तरह से इसराइल अटैक कर रहा है, मैं अपने पैनलिस्ट से थोड़ा सा अलग मत रखता हूं, क्योंकि जो इसराइल अटैक कर रहा है, चाहे लेबनान हो चाहे गाजा हो, वो हमास को या हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए कर रहा है। क्योंकि आपको 7 अक्टूबर 23 की जो घटना है, वो एक पत्थर की जो लकीर होती है या मील का पत्थर होता है, उस तरह से रखना पड़ेगा। क्योंकि इनकी मानसिकता यही है, जो रिवर टू जो सी का जो एक नारा इन्होंने दिया था, ये जेनोसाइडल मानसिकता है। और इसमें ये लोग खास करके हिजबुल्लाह और हुती, हिजबुल्लाह और हमास, ये उसमें लगे हुए हैं। तो इसराइल को कभी भी इनके ऊपर में विश्वास नहीं होना है। और अब जबकि आयतुल्लाह का डेथ हुआ था, उसके बाद से जो 100 के 100 लगभग जो रॉकेट्स हमला हुए थे इसराइल के ऊपर में, हाइफा के ऊपर में, तो इससे तो उनको बचना ही पड़ेगा ना। तो और ये भी उसके तहत हो रहा है कि जबकि एक संधि बनी हुई है यूएन के अंदर में कि हिजबुल्लाह जो है वो रिट्रीट करेगा, अपने आप को ईरान धमकी दे रहा है, क्या वो समझ रहा है कि वो धमकी के काबिल है भी कि नहीं? नहीं, ईरान को देखिए, ईरान के पास में धमकी देने का कारण भी है, और उसके पास में वो एसेट्स भी हैं, वो ताकत भी है कि वो धमकी दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बिल्कुल उसके अंदर में है, उसके शॉर्ट आर्म फायर के अंदर में है, उसके जो रॉकेट्स हैं छोटे छोटे उसके अंदर में है, उसके आर्टिलरी के अंदर में है, और मिसाइल तो है ही। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप कम मत आंकिए। ये वैसे देखने में लगता है कि 37 किलोमीटर है, लेकिन इसमें जो डीप वेसल जो होते हैं, जो कि लगभग 30, 40, 50 मीटर, 70 मीटर तक वो सी के अंदर में आते हैं, सरफेस के अंदर में आते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटा सा दरिया है, लगभग 3-3.5 किलोमीटर का है। और उस 3.5 किलोमीटर में अगर ईरान अपना वर्चस्व रखता है तो रखता है। उनके पास में आईआरजीसी का नाम आपने लिया, उसके पास में रेगुलर आर्मी है। रेगुलर आर्मी आज के दिन भी इंटैक्ट है ईरान में। आईआरजीसी का लगभग पूरा का पूरा एसेट अभी भी इंटैक्ट है। तो ये आप उसको कम नहीं आंके, और उसका जो प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, हुती, हमास, वो आज के दिन में भी है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उनको वो अपने सरजमीन पे बुला लेंगे। तो ये जो थ्रेट दे रहे हैं ईरान, ऐसा जो खाली खोखला थ्रेट नहीं दे रहा है। मुझे एक ही बात का डर लगता है, बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बड़ा प्रभाव। सर, ये चर्चा जारी रहेगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने जमीनी सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, और ये माने लेबनान में अब सैन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी, इसका आदेश भी दिया गया है। वहीं आपको बता दें, इजराइल ने जिस तरह से जमीनी सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो देश की सुरक्षा को यहाँ पर जिम्मेदार बताया जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। तो सेना का मकसद हिजबुल्लाह को खत्म करना है, और देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं नेतन्याहू। तो यहाँ पर देखना होगा, जिस तरह से नेतन्याहू देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, क्या वाकई मकसद ये है? और जिस तरह से अभी संजीव सिरोही सर भी बता रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ वो अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। सिरोही सर, क्या वाकई ऐसा है? मैं तो पहले ही आपको कह रहा था गीतू जी, आप देखिए, जैसे झा साहब बोल रहे हैं कि उनका मकसद है
हमास को, हिजबुल्लाह को खत्म करने का। आप हमास और हिजबुल्लाह को, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सोच है वो। अगर तो आप सोच को, आदमियों को मार सकते हो, आप लीडर्स को मार सकते हो, लेकिन सोच को खत्म नहीं कर सकते। और ये सोच आप देखिए, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया था, सीज फायर हो गई थी, उसके बाद हिजबुल्लाह ने दोबारा फिर अटैक कर दिया। इसी तरीके से हमास को आप थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, हमास फिर जो हमला कर देगा। तो इजराइल का ये कहना कि जी हम अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जो है सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, वो इस लड़ाई को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। वो जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू साहब के हित में है कि लड़ाई होती रहे, और लड़ाई होती रहेगी तो उनकी कुर्सी बची रहेगी। एसके मलिक जी, आपका क्या टेक है इस पर? यहाँ पर अगर आप देखें, अमेरिका चाहता है सत्ता परिवर्तन हो जाए, और जैसे कि यहाँ पर बाकी पैनलिस्ट भी जिक्र कर रहे हैं, भाई इजराइल के अपने हित है, वो चाहते हैं कि जो ये प्रॉक्सी हैं इन्हें हम जड़ से खत्म कर दें। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी कि ये पैरेलल चल रहे दोनों के हित, लेकिन एक जैसे नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कोई पॉइंट आएगा जहां पर ये आपसी सहमति जो है बन पाएगी? मोनिका सिंह जी, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल से बड़ी शॉर्ट में बताता हूं जी। ये ऑपरेशन वैसे ही चल रहा है जैसे डिजाइंड था। इसमें देखिए, ऑपरेशन के साथ जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, डायनेमिक्स जुड़ते जाते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स आते रहते हैं, और उनके हिसाब से कोर्स करेक्शन होता रहता है। देखिए, कहानी सुनिए आप। इजराइल को अपनी आवश्यकता है एग्जिस्टेंस को सेव करने की, लेकिन इजराइल अकेला लड़ नहीं सकता, क्योंकि इजराइल अगर अकेला ईरान के खिलाफ आएगा तो पूरे मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे। उसको सेव करने के लिए अमेरिका का इन्वॉल्व होना जरूरी है। ये अमेरिका भी समझता है, इजराइल भी समझता है, और ये अरब कंट्रीज भी समझते हैं। जैसे ही अमेरिका शामिल होता है कि बाकी 8, 10, 11 कंट्री जो हैं, यानी 8 कंट्री तो इजराइल को मान्यता भी देते हैं, लेकिन जो कंट्री मान्यता नहीं भी देते हैं वो शांत हो जाते हैं, बिकॉज अमेरिका के अड्डे है और अमेरिका उनको सुरक्षा देने की आश्वासन देता है। अब आते हैं कि इजराइल का मकसद हो रहा है। देखिए, सेट के अंदर 2 सबसेट हैं। एक सबसेट है इजराइल का एंगल, जो कि मैंने आपको बताया कि उसका एग्जिस्टेंस थ्रेट है और जस्टिफाइड है, क्योंकि ये लोग कभी भी उसको, ये लोग, आपको सही बताऊं, ये फिलिस्तीन के खैरमख्वार है ही नहीं। फिलिस्तीन को एक इन्होंने टूल बनाया हुआ है, एक तरह से बिजनेस करने का, हथियार का बिजनेस करने का, लड़ाई करने का, अपने प्रॉक्सीज को क्रिएट करने का बहाना, और उन प्रॉक्सीज को हथियार और पैसा देके और अपनी सेना यानी अपने एसेट्स को बिल्कुल सेफ रखते हुए हिजबुल्लाह को मरवाते रहो और हमास को मरवाते रहो, इधर हूती को ये अपने सऊदी अरब के खिलाफ। बिल्कुल। और ऐसे मलिक सर, ये भी बताइए कि जो मोज्तबा खमेनेई है उसकी स्थिति क्या होने जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू तो यहाँ पर धमकी दे रहे हैं कि मोज्तबा खमेनेई भी नहीं बचेंगे अब। गीतू जी, मेरी बात मैं आपको बताता हूँ जितना मेरी समझ कहती है। देखिए, 3 महीने से हम सुन रहे थे लड़ाई होगी, आज हुई, कल हुई, आज हुई, रात को होगी, नहीं हुई। एक दिन अटैक आया, तकरीबन 40-50 लोग वाइप आउट कर दिए, जिसको लेयर 1 लीडरशिप कहते थे। आज भी मोसाद और सीआईए इस काम पे लगा होगा कि वो इन लोगों को चिन्हित कर रहा होगा, आइडेंटिफाई कर रहा होगा। हालांकि चूंकि ऑपरेशन है, सब लोग एक्स्ट्रा कॉशियस होकर अपने को बहुत ज्यादा सुरक्षित कर लिया है लोगों ने, लेकिन जिस दिन मोसाद और सीआईए को लगेगा कि टारगेट जो है आइडेंटिफाइड है, आपको फिर सरप्राइज मिलेगा। क्योंकि कारण लेकिन जहां तो आग में घी डालने वाली बात होगी, फिर ये जो युद्ध खत्म करने की बात हो रही है वो कहां से आएगी? ईरान ने 3 शर्तें भी रखी हैं, वो शर्त क्या अमेरिका मानेगा? यहाँ पर अगर अमेरिका उनके नए जो कमांडर है उन्हें मार गिराएगा, फिर इजराइल मार गिराएगा, तो फिर तो ये वॉर और ज्यादा तीव्र होगी ना। बिल्कुल, तीनों शर्तों को अमेरिका जो लागू किया हुआ, अमेरिका के ऊपर जो लगाया गया है, नहीं मानेगा। अमेरिका की हिस्ट्री देख लीजिए, जापान को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दिया, क्या कॉम्पेंसेशन दिया किसी को? नहीं। फॉल्स प्रीटेक्स्ट पे इराक को खत्म कर दिया, जो वॉर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, क्या उसको कॉम्पेंसेशन दिया? नहीं। अफगानिस्तान को खत्म कर दिया, कॉम्पेंसेशन दिया? नहीं। तो अमेरिका की पूरी हिस्ट्री है, और मैंने तो आपको सिर्फ 3 गिनाए हैं। आप वियतनाम लेके और लगभग और 40 कंट्री को ले लीजिए, अमेरिका ने सबों को खत्म किया हुआ है या सबों को प्रॉब्लम डाला है, कॉम्पनसेट किसी को नहीं किया है। तो इसलिए अभी जो ईरान कह रहा है कि आप सबसे पहले कॉम्पनसेट कीजिए, जो आपने नुकसान किया है, कॉम्पनसेट नहीं करेगा। दूसरा, बाकी जो 2 और भी चीजें हैं, तो देखिए, ईरान जो है, यहाँ पे ईरान एक रेडिकल स्टेट की तरफ में देखा जाता था, और वो है भी, मतलब तीनों जो उसके प्रॉक्सीज हैं वो विश्वव्यापी हैं, लेकिन सिर्फ ईरान ही इसमें नहीं है।
ये तो 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने लिया होगा, 3 प्रॉक्सीज का। आज के दिन में दुनिया में 380 से ज्यादा जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ। मोस्टली सुन्नी सेक्ट्स के हैं। उसके अगेंस्ट में अमेरिका क्यों नहीं काम कर रहा? अगर उसका यही ध्येय था कि रेडिकलिज्म फैला रहा है ईरान, तो रेडिकलिज्म तो और भी स्टेट फैला रहे हैं, राइट। उसके अगेंस्ट में क्यों नहीं आता वो? अरे उसके एलाय पाकिस्तान, वो रेडिकल, वो टेररिस्ट स्टेट है। हाँ। विश्व में कहीं भी कुछ होता है, एक धागा आके पाकिस्तान से जुड़ता है, लेकिन हाँ। पाकिस्तान तो आपका एलाय है। राइट। उसके जो जनरल हैं, उसके आपके कंधे पे उसका आपका हाथ है। तो ये जो नैरेटिव बनाता है अमेरिका, वो बहुत दिन नहीं चलेगा, लोग समझने लगे हैं। लेकिन मुझे और सर, सबसे जिस बड़ी चिंता इस्लामी एक है, कट्टरपंथ की बात भी अमेरिका कर रहा था, ये भी तो कहा जा रहा था कि भाई वो तो बहुत सारे अरबिक कंट्रीज में भी फॉलो होता है, अब वहां जाके क्यों नहीं आपको लगता है कि क्रांति आनी चाहिए और वहां पर बुर्के हटने चाहिए या फिर हिजाब हटने चाहिए? वहां तो आपकी हिम्मत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी नाइजीरिया में बॉम्ब करके आए हुए हैं इस प्रेटेक्स्ट पे कि वहां पे वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं, उसके ऊपर में ये इस्लामिक जो कट्टरपंथी हैं, वो ये ढा रहे हैं। अरे इस्लामिक कट्टरपंथी तो कहाँ नहीं ये कर रहे हैं। राइट। आप देख लीजिए, यहाँ पे पाकिस्तान देख लीजिए, आप अफगानिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, ये सब आपको नहीं दिखता है। पूरा एक रिपोर्ट आई थी यूएन में जेरेमी हंट की 2015-2016 में, कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रक्चर्ड क्रिश्चियन जिनोसाइड चल रहा है। बिल्कुल। और वो आपको आज के दिन में दिखता है। जब वो 2016 में बना था, उन दिनों में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन वहां पे लगभग सर, बहुत इंटरेस्टिंग और वास्ट टॉपिक है और तीनों बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी है, सो फिलहाल आपको यही शुक्रिया करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें वक्त देने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सब प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।